देखिए हाँ, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम कहेंगे, देखिए सेंट्रोजोम क्या होता है कि मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस। मैंने बताया था पहले कि दो सेल ऑर्गेनल हमारे इसमें अभी हम लोग को पढ़ना है क्या कि हमारे बॉडी में क्या है कि सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं कि जो जिसमें क्या है कि मेम्ब्रेनलेस है। जो क्या है? मेम्ब्रेनलेस है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था राइबोसोम। क्या पढ़ा था? राइबोसोम। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने क्या कि राइबोसोम क्या होता है? किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, वो मेम्ब्रेनलेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि सेंट्रियोल भी हमारा क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। और आपने जो पूछा इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी भी क्या है कि उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि क्या है? मेम्ब्रेनलेस है। वो क्या है? उसमें मेम्ब्रेनलेस है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रोजोम का। तो एक सेंट्रोजोम में क्या होता है कि दो सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? दो सेंट्रियोल होता है। और सेंट्रियोल ये क्या होता है कि दो सेंट्रियोल से मिलकर क्या बनता है? एक सेंट्रोजोम होता है। और दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल का काम क्या है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, जब आप आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से सेल साइकिल और सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रियोल सबसे पहले क्या होता है कि डिवाइड होता है। ठीक है, और क्या होगा कि इस तरीके से क्या होगा? अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। क्या होगा? अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। अब इसका काम है क्या कि डिवीजन होकर डिवीजन हो जाएगा किसमें? नहीं, तो उसमें क्या होगा कि एक इसमें सेंट्रियोल क्या होगा कि हाँ एक इसमें हुआ है ना कि सेंट्रोजोम पाया जाएगा, तो दो सेंट्रोजोम क्या होगा कि दोनों अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। क्या होगा? दोनों अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। और सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी सेल साइकिल जब सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें दो प्रोसेस होता है। एक होता है कार्योकाइनेसिस। क्या होता है? एक होता है कार्योकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है? बोलिए। कार्यो का मतलब बताया था मैंने। क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। तो कार्यो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जब भी सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले कौन डिवाइड करता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बताया था? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना? क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सेंट्रियोल जो है, ये एक्चुअली सेंट्रियोल जो होता है ना कि ये क्रोमोसोम्स के डिवीजन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? क्रोमोसोम्स के पहले डिवीजन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये क्या होगा कि जब क्रोमोसोम इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा है। अब ये क्या है कि इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलता है। ये क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है कि एक प्लेट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के बीच में ये होता है सेंट्रोमेयर। क्या होता है? सेंट्रोमेयर। अभी न्यूक्लियस पढ़ाएंगे ना तो इसमें बताएंगे सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर का पोजीशन क्या होता है? चेंज होते रहता है। क्या होता है? चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर सेंट्रोसोम यहाँ आएगा तो इसका नाम कुछ और होगा। अगर सेंट्रोमेयर अगर इस तरीके से होगा, ठीक है, इसका नेम कुछ अलग होगा। ये सब सभी बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर के पास में क्या होता है कि इस तरीके से डिस्क, एक प्रोटीन का डिस्क जो होता है वो क्या होता है? चिपका हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। कहाँ चिपका होता है? तो सेंट्रोमेयर के बगल में। क्या होता है? सेंट्रोमेयर के बगल में क्या होता है? वो चिपका होता है। सेंट्रोमेयर अगर यहाँ होगा तो काइनेटोकोर कहाँ होगा? वही होगा। ठीक है, अब ये काइनेटोकोर का काम क्या है? काइनेटोकोर का काम क्या है? तो काइनेटोकोर का काम यही है कि जब ये क्या करता है कि इस तरीके से स्पिंडल्स बनाता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? स्पिंडल फाइबर का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है जब, तो इसका जो प्रोटीन का जो फाइबर्स निकलता है, जो रेशा निकलता है प्रोटीन का,
तो ये क्या होता है, ये किससे जुड़ जाता है, सेंट्रियोल क्या करेगा, अपने स्पिंडल फाइबर्स को ऐसे अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये क्रोमोसोम इधर उधर है, कोई इधर है कोई इधर है, तो क्या होता है, सब में प्रोसेस होता है, क्या होता है, सब प्रोसेस का अलग अलग नाम है। तो ये क्या है कि प्रोसेस, ये इसमें क्या होगा कि एक जब प्रोसेस आएगा जिसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल बीच में ऐसा आकर के लेट जाएगा, ठीक है, बीच में ऐसा आकर करके लेट जाएगा। हाँ, ये क्या होगा कि बीच में आकर कैसे लेट जाएगा। अब ये क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर जोड़ेगा, कहाँ जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, काइनेटोकोर से, किससे जोड़ेगा, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर यहाँ होगा, होगा, अगर क्रोमोसोम ऐसा है तो काइनेटोकोर यहाँ होगा, होगा। तो स्पिंडल फाइबर एक इससे जुड़ेगा और इससे जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा इसको एस्टर कहते हैं, ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं, ऐसा रहेगा। अब ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर को इसमें काइनेटोकोर से जोड़ेगा, इसको भी क्या करेगा, काइनेटोकोर से जोड़ेगा। अब ये क्या करेगा कि स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, कंप्रेस होगा। तो अब ये इसको अगर खींचेगा तो ये अलग होगा, अब क्या होगा, अलग होगा। अब ये ऐसा होगा ना, ये अलग ये अलग ये अलग, और ये क्या होगा, ये अलग अलग ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यही क्या होता है कि यहाँ पर में क्रोमोसोम्स का क्या होता है ना, डुप्लीकेशन होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। अगर यहाँ पर में 46 क्रोमोसोम रहता, ठीक है, अगर यहाँ पर में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होता तो 46 ऊपर चल जाता और 46 नीचे चला आता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फिर न्यूक्लियस अपना डिवाइड हो जाता, न्यूक्लियस डिवाइड यानी कि क्रोमोसोम्स का, ठीक है, फिर प्रोटीन वगैरह क्या होता है कि डिवीजन होता है उसमें। तो ये क्या होता है कि इसका क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम अलग हो गया और इसका 46 क्रोम क्या हो गया, क्रोमोसोम अलग हो गया। तो ये अपना एक सेल बना लेगा 46 क्रोमोसोम का, और ये क्या होगा, अपना एक 46 क्रोमोसोम का बना लेगा। तो ये क्या करता है, सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि सेल के डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रियोल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या होता है, सेंट्रियोल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सीलिया और प्लाज्मा का जिस तरह से स्ट्रक्चर देखा था ना, बिल्कुल उसी की तरह लगभग लगभग क्या होता है, उसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हब, क्या कहते हैं, हब। गाड़ी का चक्का देखा है, कार्टविल, ठीक ना, उसमें क्या होता है, बीच में हब होता है, और उससे क्या होता है, नाइन रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं, उसी से प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, प्रोटीन ट्रिपलेट से, ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, क्या होगा, ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो क्या होता है कि ये मतलब इससे दो और अटैच रहेगा, क्या, इससे दो और अटैच रहेगा, दो, मतलब ये एक है तो इससे एक और अटैच हाँ, ये क्या होगा, ट्रिपल होगा, क्या होगा, ये ट्रिपलेट होगा। और ट्रिपलेट से क्या होगा कि ये बिल्कुल एक हब से क्या होगा, अटैच होगा। वो हब से कौन अटैच करेगा उसको, तो ये प्रोटीन का एक ये होगा, फाइबर होगा, ठीक ना, ये भी ये क्या करेगा, इसको अटैच करेगा, ठीक है ना, ये भी क्या करेगा, इसको अटैच करेगा। तो ये क्या, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। तो सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में, किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल हेल्प करेगा। और इससे पहले मैंने बताया था कि सेंट्रियोल से एक और चीज होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सीलिया और प्लाज्मा के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। बताया था ना कि सीलिया और प्लाज्मा के फॉर्मेशन में क्या करता है, सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हुआ, फिर सब ये वाला समझा जो समझाएं, ये वाला, नहीं ये वाला, कौन सा, ये वाला, हाँ। ये समझाएंगे।
अभी न्यूक्लियस पढ़ाएंगे ना, उसमें क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो फिर समझा देंगे। ये समझी ना, ये समझ गई? एक बार फिर कर दे, हाँ कर देंगे, कोई नहीं। सेंट्रियोल क्या होता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होंगे कि 9 पेरिफेरल्स क्या होंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होंगे, इस तरीके से इससे जुड़े हुए होंगे। और इससे सारे इससे ट्रिपलेट से क्या होगा, एक एक रेडियल स्पोक निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडियल स्पोक निकलेगा, जो कि किससे ज्वाइंट होगा? तो प्रोटीनियस हब से। किससे जुड़ेगा? प्रोटीनियस हब से करेंगे। हाँ, इसमें देखिए कितना है, 9 है, उसमें भी कितना था? 9। लेकिन उसका अरेंजमेंट क्या था? 9+2, क्योंकि उसके बीच में भी 2 था। इसके बीच में कुछ है? नहीं है। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 9+0, 9+0। हाँ, 9+0 क्या हो जाएगा? इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ गई? ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस। देखिए सर, वही कॉमर्स के लिए कॉमर्स। हाँ, समझ गई? चलिए हाँ, वो नहीं बना रहे थे, फिर अब क्या यूज करें? उसका तो हमने यूज नहीं किया। चलिए इधर ध्यान दीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब आता है क्या? न्यूक्लियस। क्या आता है? अब आता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, क्या होता है? चलिए दो घंटे पर बोल रहा है, 5 मिनट का करने कर लिया करने पता चलिए देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है कि ये क्या करता है कि डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या है? 10 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर से लेकर के 50 नैनोमीटर तक क्या होता है? इनका डिस्टेंस होता है। क्या होता है? 10 नैनोमीटर से लेकर करके 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हुआ ना, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, सब बताएंगे। देखिए ना, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप कौन सा समझ में आता है क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 नैनोमीटर से लेकर के 50 नैनोमीटर। क्या है? अच्छे से लिख देते हैं। 10 नैनोमीटर से लेकर करके 50 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर किसको कहते हैं? 10 to the power -9 को क्या कहते हैं लोग? नैनोमीटर कहते हैं। इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इनका काम क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है,
इनका काम क्या होता है, मैंने बताया था कि इसके अंदर भी एक प्लाज्मा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कहीं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल ना जाए, कहीं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल ना जाए, इसलिए उसके सेपरेशन के लिए क्या है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। समझ गए? यानी कि बाहर वाला जो होगा वो किसको सेपरेट करेगा, साइटोप्लाज्म को, और अंदर वाला किसको सेपरेट करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को। क्लियर है? अब आपने पूछा था क्या कि न्यूक्लियोपोर्स, तो न्यूक्लियोपोर्स बताते हैं क्यों होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूक्लियोपोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं कि आपस में जब डिफ्यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि इन पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आपस में जब डिफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, इन पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन पोर्स का काम क्या है, न्यूक्लियोपोर्स का काम ये है कि ये क्या है, इसमें क्या बनता है, तो राइबोसोम सेल में आएगा कैसे, इससे जुड़ा हुआ होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जुड़ा हुआ है इससे, तो इसके अंदर ही आएगा कैसे, तो इसी पोर्स के थ्रू क्या होगा, ये बाहर आएगा। इसी पोर्स के थ्रू क्या होगा, ये बाहर आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं क्या, ये है आपका क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन। मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए, आरएनए, ये सब चीज का क्या होता है, मिलकर करके बना होता है। अब एक स्लोगन हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो उलझा है वो क्रोमैटिन है, जो सुलझा है वो क्रोमोसोम है। जो उलझा है वो क्रोमैटिन है, और जो सुलझा है वो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमैटिन है। जब सेल का डिवीजन होता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या होता है, सेल के डिवीजन में सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, अब उसका जरूरत पड़ेगा आप लोग को। अब इसको लगता है कि जरूरत करना पड़ेगा। हाँ, हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया प्यार, अब थोड़ा मार भी मार भी चलेगा। जरूरी है। ठीक है, एक होता है कार्डियोकाइनेसिस, लास्ट में बता रहे हैं। एक होता है कार्डियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। सबको बोलिए, एक होता है, बोलिए जोर से बोलिए, कार्डियोकाइनेसिस। हाँ मत कीजिए, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, कार्डियोकाइनेसिस, कार्डियोकाइनेसिस, रिपीट तो करो, कार्डियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दो स्टेप होता है, क्या होता है, कार्डियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? पूरा का पूरा सेल डिवीजन इसी कार्डियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में है, तो एकदम आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ वाला। ठीक है, जो उलझा हुआ लिख लीजिए कहीं, जो उलझा हुआ है वो है क्रोमैटिन, जो सुलझा हुआ है वो है क्रोमोसोम। तब तक हम इसको थोड़ा सा और सजा दें। इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, वेरी गुड, पेरी न्यूक्लियर डबल लेयर क्यों है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है। पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, नहीं, वो उन दोनों का ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करता है, जब डिफ्यूज करता है, ये दोनों मेम्ब्रेन जब डिफ्यूज करेगा तो क्या होगा, पोर्स बनेगा। ठीक है, कुदरत ने इस न्यूक्लियस में पोर्स क्यों दिया है, ताकि यहाँ पर में जो राइबोसोम बनता है वो एसीआर को क्या मिले, ठीक है, एसीआर को मिले, और वो एसीआर क्या बन जाए, आरईआर बन जाए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्रोमोसोम जो उलझा हुआ है वो क्या है, जो सुलझा हुआ है क्रोमोसोम। तो जब सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है, ठीक है, सेल का जो डिवीजन है उसमें बहुत सारा पेज है, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, है ना, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है,
क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कहने का मतलब है कि ये क्रोमोसोम क्या है कि अब ये सिकुड़ेगा, क्या होगा, ये सिकुड़ेगा और ये सिकुड़ कर करके ये ऐसा बनेगा, सिकुड़ कर क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, अब ये क्या होगा कि अब ये सिकुड़ेगा, अब ये सिकुड़ कर करके ऐसा बनेगा, ठीक है। सिकुड़ सुलझ गया, ये उलझा हुआ था, अभी क्या हो गया, सुलझ गया। तो इसमें मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसमें एक स्फेरिकल बॉडी इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, याद कीजिए, सेंट्रोमियर, क्या नाम है इसका, सेंट्रोमियर। मैंने बताया था कि आपको कि सेंट्रोमियर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी उधर, अपना पोजीशन क्या होगा, हमेशा चेंज करता रहेगा, अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन चेंज होता रहेगा, तो इसके पोजीशन के बेसिस पे हम लोगों ने क्रोमोसोम को 4 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में बांटा है, 4 कैटेगरी में बांटा है। बुक में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हमने सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। पहला क्या है कि अगर ये सेंट्रोमियर, ठीक है, अगर ये सेंट्रोमियर, अगर देखिए, हाँ वही 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 देखिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हाँ ठीक है। क्या है कि इसके बेसिस पे क्या है, हमने इसके पोजीशन पे, किसके पोजीशन पे, सेंट्रोमियर के पोजीशन पे क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो अब देखिए एक वर्ड है उसमें, क्या, मेटासेंट्रिक, क्या, मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या है, सब मेटासेंट्रिक, क्या है, सब एप्रोसेंट्रिक, और चौथा क्या है, टीलोसेंट्रिक, टीलू, टीला, ठीक है, टीलो का मतलब टीला, ठीक है। अब देखिए मेटा का मतलब होता है बीच में, क्या होता है, मेटा का मतलब लिखिए उसको कहीं, क्योंकि सेल डिवीजन जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी मेटा फेज है, तो मेटा फेज का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, लिखिएगा, है ना। मेटामॉर्फोसिस कौन करता है, मेटामॉर्फोसिस, पढ़ा होगा, ठीक है ना। हाँ, मेटा का मतलब क्या होता है, बीच में। मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर हमारा अगर बीच में प्रेजेंट होगा, अगर क्या होगा, सेंट्रोमियर हमारा बीच में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे उसको हम लोग, मेटासेंट्रिक। यहाँ पर में क्रोमोसोम हमारा कैसा कैसा दिखेगा, ऐसा, यानी 2 बाहें ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है, एक्स टाइप का, ठीक है। अब आता है सब मेटासेंट्रिक, क्या आता है, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक क्या होगा कि बीच से थोड़ा सा अलग जाएगा, बीच से थोड़ा सा अलग जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, सब मेटासेंट्रिक, क्या बनाएगा, सब मेटासेंट्रिक। अब तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये लास्ट से थोड़ा पहले रहेगा, क्या होगा, लास्ट से थोड़ा पहले रहेगा। इधर देखिए, ऐसा है, ठीक है, ये लास्ट से थोड़ा पहले है, लास्ट से क्या है, थोड़ा सा पहले रहेगा, तो एक्रोसेंट्रिक, क्या रहेगा, एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये बिल्कुल लास्ट पे आ जाए, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब एकदम लास्ट में, क्या होता है, टीलो का मतलब लास्ट में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे टीलोफेज, उसमें वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा है, ऐसा होता है टीलोसेंट्रिक। क्या होता है, टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है ना, क्रोमोसोम बिल्कुल डिवाइड होता है, ये वी शेप का दिखता है, कैसा दिखता है, दिख रहा है वी शेप का, ठीक है।
तो ये क्या है, आपको उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल टीलो का मतलब लास्ट, एकदम लास्ट एंड पे हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये किसके बेसिस पे था, क्रोमोसोम का जो शेप था वो किसके बेसिस पे था, सेंट्रोमेयर के पोजीशंस पे, सेंट्रोमेयर के पोजीशंस पे। सेंट्रोमेयर का लोकेशन जैसा जैसा चेंज हुआ वैसा वैसा क्रोमोसोम का हम लोगों ने नामकरण किया। ठीक है, और एक चीज बताते हैं, अभी तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज बताते हैं कि सेंट्रोमेयर से क्या है, एक डिस्क लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, काइनेटोकोर। अब देखते हैं कि ये काइनेटोकोर किस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर दे, लिख लिया है, ये कहीं लिख लीजिए, एक क्रोमोसोम बना लीजिए, क्रोमोसोम बना है ना, तो यहीं पर क्या कीजिए, किस तरीके से प्रोटीन कोई दूसरा कार्ड से आप बना करके लिख लीजिए इसको, काइनेटोकोर प्रोटीनियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे नोट्स में सारा लिखा हुआ है, एक यूजर मैंने मेंशन किया, लेकिन आप लोग अपने इसके लिए याद कर लीजिए, काइनेटोकोर। क्लियर है, रब कर दे। हाँ हाँ, एक टू तो पानी पी लिया। अरे